क्या आपको या आपके किसी जानने वाले को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी दर्द के पेशाब में खून कभी आया है? क्या आपने इसकी कभी हकीकत जानने की कोशिश की है? नहीं तो जानिए आज की वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ गुर्दे के कैंसर के मतलब। मेरी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। हो सकता है कि कोई इस वीडियो को देख के अपनी बीमारी को समझ के उसका बेहतरीन इलाज करवा सके। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज अकील साबर आज आपके सामने एक अहम और नहायत ऐसी वीडियो के साथ हाजिर हूँ जो कि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी अलामत के, बगैर किसी सिम्टम के पेशाब में रेड खून का आना, पेशाब का रंग बदल जाना अचानक, जैसे चाय का कलर हो जाता है, इस तरह अगर हो जाए तो ये इसको आप मामूली ना समझें, इसको संजीदा लेने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना इसको डायग्नोस करवाने की ज़रूरत है। ये गुर्दे का कैंसर भी हो सकता है और उसमें बनने वाली रसोली भी हो सकती है, जिसको रीनल इसको CCR रीनल सेल कार्सिनोमा भी कह सकते हैं। RCC के नाम से इसको मेडिकल नाम इसको दिया जाता है। आप या आपके प्यारे कोई चाहने वाला या आपका अजीज़ जिसको आप समझते हैं कि उसको ये अलामत जो है वो उसको डायग्नोस होना शुरू हुई है, कि उसने कभी शिकायत की हो, कभी उसने कहा हो कि मुझे यूरिन के साथ जो है वो ब्लड आता है, खून के लोथड़े आते हैं, खून की छोटी छोटी लोथड़ियाँ जिसके ऊपर छोटे छोटे चिपका हुआ खून जो है वो ऐसे वो निकल रहा है। तो इस कंडीशन को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको इसके मतलब बताना चाहूँगा कि ये कोई आम बीमारी नहीं, ये एक गुर्दे का कैंसर भी हो सकता है। गुर्दे में बनने वाली रसोली भी हो सकती है, जो कि बिल्कुल खामोशी के साथ, यानी कि ये इसको कह सकते हैं कि खामोशी, इंसानी जिस्म के अंदर खामोशी के साथ पलने वाला एक ऐसा कैंसर जो आपके गुर्दों को ख़त्म कर सकता है, आपके गुर्दों को डैमेज कर सकता है ताहयात पूरी ज़िंदगी के लिए। फिर आपको उसको कंट्रोल भी आपको उसको ख़त्म करवाना पड़ता है या रिमूव करवाना पड़ सकता है। सबसे पहले तो मैं इसके मतलब थोड़ी सी इसकी अनाटमी, इसकी कंडीशन, इसकी अलामत जो हैं वो बताना चाहूँगा, कि ताकि आवाम इसकी रहनुमाई इससे बेहतर मुस्तफ़ीद हो सके, इसको समझ सके और इस कंडीशन को कि ये क्यों होती है और इसमें होता क्या है। देखिए, पब्लिक की ये मैं अवेयरनेस इसलिए मैं देना चाह रहा हूँ कि लोग अपनी बीमारी को, अपनी कंडीशन को इसको समझें, इसको डायग्नोज ना करें। हल्की सी दर्द उठना, बिल्कुल या गुर्दे की थोड़ी उसमें पेशाब का रंग चेंज हो जाना या उसमें खून का आना, ये क्योंकि ये ना हो कि ये गर्मी की वजह से ये अलामत आ गई हैं कि जी हमने पानी कम पिया था, हमें ये प्रॉब्लम हुई थी और उसकी वजह से जो है वो हमारा ये यूरिन है उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसका मुआयना करवाइए, इसको नॉर्मल रखिए। अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी किसी को बीमारी है तो वो फ़ौरन फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही डायग्नोस हो जाएगी। सबसे पहले इसकी अनाटमी, यानी कि इसकी जो इसमें तब्दीली जो आती है, किस वजूहात की बिना पर आती है। खुलियात का आउट ऑफ कंट्रोल होना, यानी कि DNA का जब गुर्दे जिस्म के कुछ हिस्से आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि उसके कुछ सेल्स जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल जो हो जाते हैं, यानी कि वो अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके के साथ नहीं कर सकते, तो ऐसे में बहुत तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ साथ जो है वो उसके अंदर जो है वो एक गोश्त का लोथड़ा बनना शुरू हो जाता है। उस लोथड़े के बनने की वजह से वो अंदर ही अंदर जो है वो फिर वो गुर्दों को जो है ना वो डैमेज करना शुरू करता है। शुरुआत जो इसकी है वो अंदर से होती है कि इसके नेफ्रॉन्स जो होते हैं, हमारे गुर्दों के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है, जो फ़िल्टर्स जो होते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी वर्किंग जो है वो करना छोड़ देते हैं, जिनको हम प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्स कहते हैं, जो कि 90% केसेस ऐसे हैं जिनमें तब अलामत सामने आती हैं जब वो 90% तक गुर्दे जो हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, गुर्दे बिल्कुल ख़राब हो चुके होते हैं। गुर्दों के अंदर किसी भी किस्म की अलामत स्टार्ट पे आपको शो नहीं होती, आपको वाज़ह नहीं आती, अलामत नहीं मिलती। लेकिन हाँ, पेन कभी-कभार की होती है, या गिल्टी या रसोली की शक्ल जो है वो आपको कमर में या आपकी बैक पे आपको फ़ील होना शुरू हो जाती है, महसूस होनी शुरू हो जाती है। या गुर्दे के इर्द साइड पे छोटा-छोटा जो है ना वो ऐसा उबार जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। वो उसको हाथ लगाने से या उसको टटोलने से ये पता लगता है।
गुर्दे में खून का बहाव बहुत ज़्यादा होता है। ये कैंसर आहिस्ता गुर्दे की बड़ी नाली के अंदर घुस जाता है और वहाँ से खून रीनल वेन के ज़रिए जिस्म के दूसरे अज़ा जैसे फेफड़ों, हड्डियों और दिमाग तक फैल सकता है। देखिए, मैंने बीमारी को पहले ही बता दिया कि ये बीमारी, इसको अलामत को आपने इग्नोर नहीं करना है। इस बीमारी को, इस अलामत को, इस कंडीशन को आपने लाजमी समझना है। खून, पेशाब के साथ खून का आना कैंसर भी हो सकता है। अच्छा, कैंसर बनने की वजूहात जो मैंने उसके पहले बताई कि डीएनए की खराबी, डीएनए का ख़राब होना या डीएनए के जिसको कहते हैं कि खुलियात का पागल हो जाना, उसकी वजूहात जो है, उसकी वजह से ये कैंसर जो है वो डायग्नोज हो सकता है। इसकी वजूहात क्या है? सिगरेट, तंबाकू नोशी, सिगरेट या हुक्का का, नस्वार का ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों में इस कैंसर का चांसेस जो है आम इंसान से बहुत ज़्यादा होते हैं, दुगने होते हैं। मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा वज़न और मुस्तकिल हाई ब्लड प्रेशर गुर्दे के खुलियात पर मुस्तकिल दबाव डालकर उन्हें बीमार कर देते हैं। केमिकल का माहौल, चमड़े की फैक्ट्री या रंगसाजी या सनत, ऐसी केमिकल कारखाने जहां इंसान बगैर किसी मास्क के साला साल काम करते रहते हैं, तो ये बीमारी उनमें काफ़ी हद तक जो है वो डायग्नोज हो जाती है और उनकी हिफाजती तदाबीर ना करने की वजह से उनको ये बीमारी ज़्यादा लगने के चांसेस हो सकते हैं। फिर बात आ जाती है यहाँ पे एक चौथी जो सबसे बड़ी अलामत जो हर घर में पाई जाती है, जो आदत जो है वो रूटीन ऐसी है, पेन किलर्स का इस्तेमाल। जो दर्दकश अद्वियात हैं जो बिला दरेक और अंधाधुंध जो इस्तेमाल हो रही हैं और बिला वजह, बगैर किसी वजह के हल्की सी पेन में, गुर्दे में दर्द उठना या जिस्म में दर्द उठना या सर का दर्द या किसी भी किस्म की दर्द की वजह से अगर कोई पेन किलर अद्वियात दी जा रही हैं, तो वो जो है वो खुलियात का कैंसर बनने के उसमें ज़्यादातर उसको लेके जा सकती है, उसकी तरफ उसकी तवज्जो उसकी तरफ मरकूज़ कर सकती है। खामोश अलामत और ख़तरे की घंटियाँ। बाज़ बात ऐसा होता है कि मैंने वो वीडियो के स्टार्ट में बात की कि बिल्कुल खामोश अलामतें होती हैं, उसमें ख़तरे की घंटियाँ जो हैं आपको उसको समझना चाहिए, उसको डायग्नोज़ करवाना चाहिए। शुरुआती स्टेज पर इसका कोई दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही जैसे जैसे रसौली बढ़ती हैं तो उसमें कुछ मखसूस निशानियाँ जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसमें से मैं 2-3 जो निशानी हैं वो सबसे ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो आपको सबसे ज़्यादा फेस करने को मिलेंगी या आपको देखने को मिलेंगी या मरीज़ की जो अलामत, जो कंडीशंस होंगी वो ये होंगी। पेशाब में बगैर दर्द के खून आना, ये इस कैंसर की सबसे बड़ी निशानी है। हेमेटोरिया, मरीज़ को कोई दर्द या जलन नहीं होती, लेकिन अचानक पेशाब का रंग लाल या चाय के रंग जैसा हो जाता है और खून के लोथड़े आना शुरू हो जाते हैं, यानी क्लॉट्स, छोटे-छोटे लोथड़े जो हैं वो पेशाब के अंदर निकलना शुरू हो जाते हैं। कमर की साइड पर मुस्तकिल दर्द, पसलियों के नीचे कमर की दाईं या बाईं तरफ एक मुस्तकिल संगीन बोझ या दर्द महसूस होता है। पेट में गिल्टी महसूस होना, रसौली बड़े होने पर मरीज़ को खुद पेट या पसली के नीचे एक सख्त गिल्टी महसूस होती है। इसके अलावा जो मज़ीद अलामत इसमें देखी जा सकती हैं कि मरीज़ का जो वज़न है वो फ़ौरन अचानक और तेज़ी से गिरता है, मुस्तकिल बुखार, हल्का-फुल्का बुखार रहना और भूख का ख़त्म हो जाना। ये अलामत मैंने आपको बगैर पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताई हैं कि गुर्दे के मतलब जो मैंने काफ़ी हद तक वीडियोज़ बनाई हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, उसमें गुर्दों का गुब्बारे की तरह फूल जाना, उसके बाद उसमें वो पानी की थैलियाँ बनना, गुर्दे में पथरियों का होना, गुर्दे की जो अनाटमी है, गुर्दे का अपना ख़राब होना, गुर्दा जो है वो डैमेज कैसे होता है, गुर्दा अंदर ही अंदर उसके नेफ्रॉन्स, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ जो हैं उनके गुर्दे कैसे ख़राब होते हैं, इनके मुताबिक मैंने हर टॉपिक के ऊपर अलग-अलग वीडियो बनाई है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी वो वीडियो देखिए ताकि उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकें, या अपनी उस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों के साथ लाजमी शेयर करिए, या उन अवेयरनेस जो आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जनरल जो ग्रुप बनाए हुए हैं उनमें लाजमी शेयर करें। अच्छा, इनकी सबसे पहले ये फिर बात आ जाती है कि डायग्नोज कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो अगर जो ऐसी अलामत देखने को मिले या नज़र आएँ या मरीज़ शिकायत करे, तो सबसे पहली अलामत जो है वो है, उसमें सबसे पहले जो टेस्ट है वो करवाने के लिए सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है, ताकि उसकी कंडीशन या अगर उसमें कोई रसौली या किसी किस्म का कोई चेंजिंग है तो उसको डायग्नोज किया जा सके और उसका जो साइज़ है उसका पता लगवाया जा सके। फिर उसके साथ साथ आ जाती है सीटी स्कैन, एमएआर विद कंट्रास्ट कलर्स डेवलपर जो होते हैं वो भी साथ करवाए जाते हैं, ताकि किसी ख़ास हतमी रिपोर्ट तक जाके पहुंचा जा सके और उसका बाकायदा जो है उसका लोकेशन और उसका पता चल सके और उसका टेस्ट करवाया जा सके। अच्छा, बात यहाँ पे आ जाती है, सब लोग ये समझना चाहते हैं कि ये हर बंदे का सवाल है, हर बंदा जनरल नॉलेज, हर बंदा ये जानना चाहता है कि फ़र्ज़ करें अगर किसी को ये स्टेज हो गई है, अगर ये अलामत उसमें आ गई हैं, तो क्या ऐसे में रिकवरी के चांसेस हैं? क्या ऐसा मरीज़ जो है वो सिर्फ़ ऑपरेशन की तरफ से ही बच सकता है या बगैर उसके ऑपरेशन के भी बचा जा सकता है? या ऑपरेशन में करवाया जा सकता है? बच्चों में अलामत हों, बड़ों में हों, बुज़ुर्गों में हों, तो क्या सिचुएशन इख्तियार की जाती है? या मेडिकल उसका ट्रीटमेंट कैसे दिया जा सकता है?
देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि रिकवरी फर्स्ट स्टेज जो होती है, जो प्रेग्नोसिस, जो रिकवरी के चांसेस जो होते हैं, अगर फर्स्ट स्टेज है, अगर स्टार्टिंग है, तो उसको रिकवर किया जा सकता है मेडिकेशन के ज़रिए या तरीके उसका थोड़ा बहुत उसका ट्रीटमेंट जो है वो करके, उसको ड्रिप्स वगैरह लगा के या एंटीबायोटिक या स्टीरॉइड्स या उसको आप होम्योपैथी के साथ या एलोपैथी के साथ या तिब के साथ अगर उसको रिकवर करना चाहें तो वो स्टार्ट पे हो सकता है, लेकिन डायग्नोज मुआयना करने के बाद। लेकिन यहाँ बात आ जाती है कि मरीज़ जो है वो अगर उसके 80% 90% अगर गुर्दे डेड हो गए तो क्या उसके रिकवरी के चांसेस हैं या सिर्फ वो ऑपरेशन ही ज़रूरी है। देखिए, जब बहुत ज़्यादा ख़राबी आ गई है तो उसमें सिचुएशन जो है, अगर वो ख़राब हो गया, गल गया है, बिल्कुल कैंसर डेड हो गया है, तो उसमें ये नहीं है कि वो इंसान जो है वो अपनी लाइफ नॉर्मल नहीं गुजार सकता। वो क्योंकि उसके पास अल्लाह ताला ने 2 इंसानी जिस्म में गुर्दे रखे हुए हैं। अगर एक गुर्दा डेड हो गया कैंसर की वजह से, तो वो गुर्दा निकाल के दूसरा गुर्दा जो है उसके ऊपर अलामत जो है वो पूरा वो लोड जो है, पूरा बर्डन जो है वो उस एक गुर्दे के ऊपर भी डाल के उसके ऊपर उस एक गुर्दे के ऊपर इंतजार करके इंसान नॉर्मल लाइफ भी जो है गुजार सकता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक गुर्दे के ऊपर अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। अब मान लो जाती है यहाँ पे बड़े मरीजों की उम्र में अगर ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए तो क्या उनका ऑपरेशन लाद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, लेप्रोस्कोपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कोई ऐसा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है उसमें। वो एक बड़ा और वो डेंजरस नहीं है। उसमें सिर्फ एक छोटा सा कट होता है और लेप्रोस्कोपी गुर्दे की उसके लेज़र शुआओं के ज़रिए बिल्कुल हल्का सा ट्रीट कर वो लगा के उसको सर्जरी की जाती है, जिसमें कोई बड़ा चीर या किसी किस्म का ऐसा असिस्टेंट नहीं लगाया जाता जिसमें खून नहीं बहता, और बड़ी उम्र के मरीज़ भी आसानी के साथ इसको बर्दाश्त भी कर लेते हैं। उसमें बिल्कुल हल्का सा रिपोर्ट के ज़रिए दूर, यानी कि खुर्दबीन वाला जो कैमरा होता है वो डाल के उसके साथ जो है ना वो उसको छोटे-छोटे पीसेस में या उसको बाहर निकाल लिया जाता है, उसको कट लगा के बाहर निकाल लिया जाता है। और ये नहीं है कि हमेशा के लिए डायलिसिस पे रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अगर एक गुर्दा बिल्कुल डेड हो गया तो उस गुर्दे को रिमूव कर दिया जाता है या और दूसरे गुर्दे के ऊपर से मुकम्मल इंहिसार किया जाता है, ताकि मरीज़ जो है वो नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार सके। अगर दोनों गुर्दे ख़राब हो गए तो फिर उसमें ट्रांसप्लांट की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। एक गुर्दा जो है वो उसका ट्रांसप्लांट कर सके, उसको किसी डोनर्स के ज़रिए गुर्दा जो है वो उसको लगा दिया जाता है, ताकि मरीज़ जो है वो अपनी ज़िंदगी, बाकी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल गुजार सके। मरीज़ को मुसलसल डायलिसिस पे नहीं रहना पड़ता। ये बात तो थी ऑपरेशन के लिए या उन बच्चों के लिए, या ऐसे में बच्चों के लिए भी यही कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट जो है वो एलोपैथी में किया जाता है, और होम्योपैथी में उसमें एलोपैथी में बड़ों के लिए भी यही ट्रीटमेंट अपनाया जाता है। बशर्ते कि ये तब सिचुएशन ऐसी कंडीशन आती है जबकि अगर मेडिसिन से ये रिकवरी ना कर सकते हो। अगर ये स्टेज 3-4 पे चला गया हो, स्टेज 5 पर ये कंडीशन जो है चली गई हो, यानी कि किडनी CKD यानी कि किडनी एक्यूट जो इंजरीज़ हैं, वो उसमें भी ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है कि गुर्दा जो है वो चेंज करना पड़ता है, या आपको उसमें बहुत ज़्यादा आप severe अगर कंडीशन ऐसी हो जाए तो ट्रांसप्लांट उसका सर्जरी जो है वो करवानी पड़ती है। अब बात आ जाती है होम्योपैथी। देखिए, होम्योपैथी के मतलब यही कहा जाता है कि दायमी और पेचीदा अमराज में बेहतरीन नताइज देती है। अब RCC, रीनल जो कंडीशन है गुर्दों की, ये जो गुर्दों की जो कंडीशन है, इसमें बड़े अच्छे तरीके से अपना जो है ना RCC की जो कंडीशन है, इसको बड़े अच्छे गुर्दे का जो कैंसर होता है, रीनल सेल कार्सिनोम जो है, इसको बड़े अच्छी तरीके से, बल्कि लेकिन उसमें सिचुएशन ये है कि मियाज़मेटिक अप्रोच के मामले में होम्योपैथिक अद्वियात का किरदार दरअसल हदूद का तरीकाकार कुछ इस तरह है कि जब तक वो किसी उसकी उसकी मियाज़मेटिक अप्रोच यानी कि सोरा सिफिलिस और साइकोसिस के मुताबिक उसकी मेडिसिन नहीं करती, तो फिर उसमें इसकी कंडीशन को बेहतरी की तरफ लेके जाना नामुमकिन है। क्योंकि होम्योपैथी जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से, ये सब जानते हैं कि दायमी और पुरानी बीमारियों में बड़ा अच्छा रोल अदा करती है। इसमें सपोर्टिव और पैलिएटिव केयर, कैंसर के मरीजों में होम्योपैथी रसोली की ग्रोथ को सुस्त करने, कैंसर के शदीद दर्द को कंट्रोल करने, पेशाब में आने वाले खून को रोकने और कीमोथेरापी या सर्जरी के बाद जिस्मानी ताकत को बहाल करने में बेहतरीन मुआवन इलाज जो है वो साबित होती है, यानी कि सपोर्टिव मेडिसिन इसको कहा जा सकता है। अब बहुत सारों का सवाल है कि क्या होम्योपैथी जो है वो इसको कैंसर को मुकम्मल रिकवर कर सकती है, रिवर्स कर सकती है? अगर कैंसर कॉन्स्टिट्यूशनली इब्तदाई मराहिल पर हो तो इसके इलाज को, रसोली को कंट्रोल करने की तवक्को जो है वो की जा सकती है।
लेकिन एडवांस स्टेज पर होम्योपैथी को ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि होम्योपैथी कैंसर स्पेशलिस्ट सर्जरी के साथ बतौर मावन दवा चलाना चाहिए ताकि मरीज़ की ज़िंदगी महफूज रह सके। देखिए, मैं पहले भी इसमें कह चुका हूँ कि होम्योपैथी जो है ना वो बहुत सारी क्रॉनिक कंडीशन के ऊपर या एक्यूट वो जो दायमी मर्ज़ होते हैं, जो पुरानी बीमारियाँ जो होती हैं, उनके ऊपर बड़ा अच्छा वर्किंग करती है। लेकिन इसके साथ-साथ मियाज़मेटिक जो है वो अलामात जो हैं वो देखी जाती हैं। उसको मियाज़मेटिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते, जब तक कि केस हिस्ट्री जो है उसकी ख़ानदानी या फैमिली हिस्ट्री जो है उसके साथ-साथ ना चले और मज़ीद की कंडीशन, उसकी अलामत, उसकी मियाज़, उसका मिज़ाज समझ के फिर ही बात की जा सकती है। अब होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो इस कैंसर को स्लो कर सकती हैं, उसके साइज़ को बढ़ने से रोक सकती हैं, उसके में होने वाली पेचीदगियाँ जो हैं उनको रिकवर कर सकती हैं। होम्योपैथी में पत्थर जैसी, अब इसमें एक मेडिसिन आती है कोनियम मेटालिकम। होम्योपैथी में पत्थर जैसी सख्त रसौलियाँ गांठों और कैंसर के रुझान को रोकने की सबसे बड़ी दुआ मानी जाती है। जो ऐसी मेडिसिन उसको कोनियम मेटालिकम जो है वो इसको इस कंडीशन में दी जा सकती है जिसमें बहुत ज़्यादा सख्त रसौलियाँ और कैंसर के रुझान को रोकने के लिए पाई जाती है। थूजा थूजा जिस्म के खलियात की गैर मामूली और आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ को रोकने के लिए मियादी दवा जो है ओवर ग्रोथ के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। टेराबिंथीना एक ऐसी मेडिसिन है जो गुर्दे की रसौली की वजह से पेशाब में शदीद खून या पेशाब का रंग गहरा सुर्ख हो जाए या स्याह हो और गुर्दे के मकाम पर जलन हो और दर्द हो तो टेराबिंथीना जो है मेडिसिन वो जो है वो इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसके साथ साथ अगर मरीज़ में बेचैनी, शदीद नकाहत, तेज़ी से वज़न गिरना और अनीमिया का और खून की शदीद की कमी हो जाना और क़ुव्वत को बहाल करने के लिए आल्कानिक एल्बम जो है मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती है। हैकला लावा कैंसर के शदीद और तड़पा देने वाले दर्द को कम करने और मुतासर टिश्यूज़ को सख्ती से दूर करने के लिए मामूल है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको मज़ीद मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि आपने अपने तौर पे किसी भी किस्म की मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी। होम्योपैथी की अद्वियात जो हैं वो आपने तब तक इस्तेमाल नहीं करनी जब तक आप किसी एक बेहतरीन मुआलिज के पास जाके, किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज या मुआयना नहीं करवा लेते। आपने किसी भी किस्म की होम्योपैथी की अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें मिजाज के हिसाब से मेडिसिन जो है वो दी जाती है। बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में मियाज़मेटिक के तौर पर जो है अद्वियात इस्तेमाल की जाती है। अगर उसमें टीबी की हिस्ट्री है, अगर कैंसर की हिस्ट्री है, अगर किसी और किस्म की कोई हिस्ट्री है, अगर वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर उसमें और कोई प्रॉब्लम है, उन सब के मुताबिक जो है वो एंटीडोट जो है मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं, मेथड्स इस्तेमाल करवाए जाते हैं। इसके मुताबिक फिर अद्वियात की जाती है। तो लिहाजा आपसे यही कहा जाता है कि आपने किसी भी किस्म की खुद से मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। होम्योपैथी अद्वियात को इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा जो है आपने वो अपनी उसकी तसल्ली और उसकी वेरिफिकेशन जो है वो लाजमी करवा लेनी है। मज़ीद मख़ीर में ये मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको ऐसी कंडीशंस, ऐसी अलामात नज़र आएँ तो आपने सबसे पहले अपना मुआयना करवाना है। इस बीमारी को इग्नोर नहीं करना, इस कंडीशन को आपने मामूली नहीं समझना, वरना ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। अगर एक है तो ये मज़ीद बढ़ भी सकती है। अपना बाकायदा मुआयना चेक करवाते रहें और अपनी कंडीशन को समझते रहें। अगर आप भी समझते हैं कि इस बीमारी के मतलब मज़ीद जानना चाहते हैं या इस बीमारी के मतलब मज़ीद पूछना चाहते हैं या इस बीमारी के मतलब कोई सवाल है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मुझे इस मैसेज में आप नीचे और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ, अजीज़ों के साथ, सबके साथ लाजमी शेयर करें। अपने जो जनरल ग्रुप्स हैं उसमें लाजमी शेयर करें ताकि कोई इससे मुस्तफ़ीद हो सके और अपनी बीमारी को, अपनी कंडीशन को लाजमी समझ सके। मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक लाजमी पहुँचिए। आखिर पे लास्ट में यही कहूँगा कि अपनी सेहत का उसकी हिफाजत करें। अपने गुर्दों को जो अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है उसका बहुत सारा ध्यान रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।